आज देश में दो बड़ी घटनाएं एक साथ हुई। एक तरफ अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई, तो दूसरी तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी 2.0 का पोस्टर जारी हुआ है। इन दोनों घटनाओं के साथ नफरती सियासत को हवा भी दी गई। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जहां देश में दूसरी बाबरी के बनने का समर्थन किया, तो वहीं अयोध्या में पीएम मोदी के धर्म ध्वजा फहराने पर सवाल भी खड़े हुए। अब इसके बाद देश का माहौल गरमाया हुआ है। राम मंदिर के शिखर पर इस धर्म ध्वजा के फहरने के साथ ही सदियों के घाव भर गए। 500 सालों की वेदना पर विराम लग गया। 5 दशकों का संकल्प सिद्ध हो गया। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वजा उन करोड़ों हिंदुस्तानियों को नमन है जिन्होंने रामलला के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, जिन्होंने पीढ़ियों तक यही कहा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आस्था न झुकी और न रुकी। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। राम ध्वज की ये चमक कुछ कट्टरपंथियों को दर्द भी दे रही है। ये दर्द कितना गहरा है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ जब अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई जा रही थी, तो ठीक उसी समय 860 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में बाबरी 2.0 का पोस्टर जारी हो रहा था। कट्टरपंथी उसी बाबरी की फिर से नींव रखने की तैयारी में हैं, जो 33 साल पहले इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी है। यही नहीं, अयोध्या से लगभग 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के संभल में बैठे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क बाबरी 2.0 का समर्थन कर न सिर्फ अपनी मंशा जता रहे थे, बल्कि एक तरह से राम मंदिर में धर्म ध्वजा का विरोध भी कर रहे थे। अगर एक विशेष वर्ग के लिए, एक समाज के लिए आप सिर्फ ये काम करके अगर एक मैसेज देना चाहते हो कि हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो अफसोस है कि इस चीज़ से कौन से आप प्रदेश और देश की तरक्की कर सकते हो। तो इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है और ये हमारा अधिकार, मजहबी अधिकार भी है और हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। ये वही बर्क साहब हैं जिनका नाम संभल हिंसा को लेकर दायर चार्जशीट में है। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। अब एक बार फिर बाबरी 2.0 का समर्थन और राम मंदिर की धर्म ध्वजा पर सवाल खड़े कर बर्क नफरत की उसी चिंगारी को हवा देने का काम कर रहे हैं। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं और शुरू से इन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, और आतंकवाद का समर्थन करने के साथ साथ ये राम का तो समर्थन कभी कर ही नहीं सकते। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सबकी नागरिकता समाप्त करके इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी गए हैं, तो हमारा मानना है कि आधिकारिक तौर पर नहीं जाना चाहिए। अगर गए हैं तो वैसे ही जो भगवान श्री राम की मंदिर जहाँ पे है वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ का भगवान राम का आचरण भी वैसा ही उनके अंदर आ जाना चाहिए। बर्क पीएम मोदी के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने पर सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन उनकी जुबान पर उस वक्त ताला लग जाता है जब वही पीएम मोदी अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजते हैं। यही वजह है कि उनकी बातें उनके अपने समाज के ही गले नहीं उतर रही। मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, मज़ारों पे भी जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, मस्जिदों पे भी जाते हैं, और हिंदुस्तान में अगर धर्म राम मंदिर है तो वहाँ गए, तो मैं समझता हूँ इस चीज को एक ही तरीके से देखना चाहिए कि वो सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। अब उन्होंने क्या सोच के ये बात कही, ये तो उन्होंने जानते हैं, लेकिन मैं अपने जो उससे ये कहता हूँ कि इसमें मुझे कोई ऐसा वो नहीं लगता जिससे कि मंदिर कोई से भी हो, चाहे वो राम मंदिर हो और भी मंदिर हो, अनेकों मंदिर हैं, उसमें मैंने ये देखे हैं अवगत हो। पीएम मोदी के धर्म ध्वजा फहराने पर सवाल और बंगाल में बाबरी का समर्थन कर बर्क उसी सियासत की लकीर को और बड़ा करने का काम कर रहे हैं जिसे बांटने वाली सियासत कहते हैं, जो न समाज के हित में है और न ही देश के हित में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को इतिहास बने,
33 साल गुजर चुके हैं। अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसी बीच बाबरी 2.0 के लिए मियां भाई ताल ठोक रहे हैं। आज से ठीक 11 दिन बाद आधारशिला रखने का ऐलान हो चुका है। अब तो बाबरी के लिए कुर्बानी वाली धमकी भी आ गई है। वहीं सनातनियों ने भी कुर्बानी का ऐलान करने वालों की कब्र खोदने का ऐलान कर दिया है, चेतावनी दे डाली। वो लोग तोड़ दिया तो हम लोग फिर नया बनाएंगे। 6 तारीख 1992 में बाबरी मस्जिद स्थापित हुआ था, इसलिए 6 दिसंबर को हम इधर में इसको ले रहे थे। अगर वहाँ से हुक्म आ गया ना तो जान भी दे देंगे। विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाता है। हूबहू पुरानी बाबरी मस्जिद जैसा गुंबद, जैसे 3 गुंबद पुरानी बाबरी में थे, वैसे ही 3 गुंबद बाबरी 2.0 में बनाने की तैयारी है। फर्क है तो नीचे वाले ढांचे के रंग का। पुरानी बाबरी में सफेद रंग की दीवार थी, तो बाबरी 2.0 की दीवार लाल पत्थरों से बनाने की तैयारी है। और ये तैयारी कर रहे हैं बंगाल के भाईजान। ये संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है कि जिस दिन अयोध्या जी में श्री राम मंदिर के शिखर पर सनातन के गौरव की धर्म ध्वजा फहराई गई, ठीक उसी दिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी 2.0 का पोस्टर दीवारों पर लगाया गया। क्या यह प्रयोग देश के करोड़ों राम भक्तों को मुट्ठी भर कट्टरपंथियों का मैसेज है? जी न्यूज पहला चैनल जो उस जगह पहुंचा जहां बाबरी 2.0 बनाने की प्लानिंग बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर कर रहे हैं। ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये कोलकाता सिलीगुड़ी को जोड़ता है और इसी हाईवे के किनारे जो है बेलडांगा इलाका है मुर्शिदाबाद का। ये देखिए, ये एक पोस्टर यहाँ है। तो इस तरीके से हर इलाके में पोस्टर लगाया गया है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हुमायूं कबीर जो टीएमसी के विधायक, उन्होंने पूरी जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है इस चीज की। बंगाल के मुसलमान बाबरी मस्जिद को लेकर इस कदर जोश में हैं कि बातों बातों में वो इस मस्जिद को बनवाने के लिए कुर्बानी तक देने को तैयार हैं। यूपी में बाबर का इतिहास अब अस्तित्व से मिट चुका है, लेकिन कुछ लोग बंगाल में बाबर को जिंदा करने की कोशिश में। ऐसे लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ शब्द भेदी छोड़ने में पीछे नहीं रहते। 1528 में एक विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाता है। उस समय बाबर के अत्याचार को देखते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर को जावर कह करके पूरी मजबूती के साथ उसका विरोध किया था। बंगाल में नई बाबरी खड़ी करने के लिए भाईजान एकजुट है। उधर बाबरी को दोबारा बनाने की चिंगारी सुलगाने वाले बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर को हिंदू महासभा ने ओपन वार्निंग दी। आगरा में यमुना किनारे ताजमहल के पीछे कब्र हिंदू महासभा ने खोदी और दावा ये कि जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात भी करेगा उसे इसी कब्र में दफन किया जाएगा। अब राम मंदिर को बोलिए अयोध्या में, तो राम मंदिर के उधर में बाबरी मस्जिद था, तो राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद तोड़वा के राम मंदिर किया उधर में। ठीक ही कर रहे हैं, जरूरत है हम लोग का। क्या जरूरत है? मस्जिद का जरूरत है, बाबरी मस्जिद का जरूरत? बाबरी मस्जिद का आम आदमी का है ना, आम आदमी का एक इमोशन जुड़ा था बाबरी मस्जिद के साथ, जो अभी नहीं रहा। तो हमारा जो फ्यूचर का जो है ना, अभी जो आज के जो नए बच्चे उनका इमोशन नहीं जुड़ा, इसलिए हमारा जो न्यू पीढ़ा आ रही है हमारे इन फ्यूचर में, उसके लिए हम ये बनवा। वो 6 दिसंबर की नींव भरवाने की बात कर रहे हैं कि मैं 6 दिसंबर को नींव भरवाएंगे बाबरी मस्जिद की। तू नींव खुदवा, उसके बाद में तुझे भरवाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा और तू नींव भरवाएगा 6 दिसंबर को। मैंने तेरे के लिए कब्र तैयार कर रखी है। मुर्शिदाबाद जिले की कुल आबादी में लगभग 66% मुस्लिम, जो इसे मुस्लिम बहुल जिला बनाता है। और जिस क्षेत्र में पोस्टर लगाया गया वो बेलडांगा बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ। यही वजह कि मुर्शिदाबाद की बेलडांगा को बाबरी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन साइट बनाने को मियां भाई बेताब है। बिल्कुल नहीं डरेंगे साहब, कौम पे बात आएगी तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, नहीं झेपेंगे। पूरे दुनिया पलट जाएगी भाई। अगर वहाँ से हुक्म आ गया ना तो जान भी दे देंगे। अरे क्या बात, जान नहीं देना? नहीं, जान नहीं देना, वो तो अल्लाह के हाथ में। बंगाल में 6 दिसंबर को बेलडांगा में मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया गया। 6 दिसंबर वो तारीख जब 1992 में 33 साल पहले अयोध्या जी में बाबरी का विध्वंस हुआ। बाबरी के लिए मियां भाई कुछ भी करने को तैयार, कुर्बानी वाली धमकी दे रहे हैं। सवाल ये कि क्या बाबरी वाली चिंगारी
2026 में होने वाले बंगाल चुनाव से पहले हिंदू और मुस्लिम में टकराव बढ़ाने के मकसद से सुलगाई जा रही है। परिवेश वात्स्यायन, जी मीडिया, मुर्शिदाबाद। बाबरी 2.0 की तैयारी को लेकर सबसे पहले आपके अपने चैनल जी न्यूज ने आपको खबर दिखाई थी। अब इस पूरे मामले पर पूरे देश की नजर है। इससे जुड़ी हर जानकारी भी सबसे पहले जी न्यूज ही आपको बता रहा है। देखिए, ये मस्जिद जो है वो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बनाने की तैयारी है। 30 बीघा जमीन पर इस मस्जिद का निर्माण किया जाना है। परिसर में स्कूल, कॉलेज ये भी बनाए जाएंगे। अस्पताल और होटल के निर्माण का ऐलान भी किया गया है। दावा है कि मस्जिद के निर्माण पर लगभग 150 करोड़ का खर्च आएगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की इस्लामिक संस्था मस्जिद निर्माण के लिए चंदा जुटाएगी। 3 साल में मस्जिद और दूसरे निर्माण पूरे करने का टारगेट भी सेट किया गया है। लेकिन सनातनी इस बाबरी के खिलाफ खड़े हो गए। अलीगढ़ में छोटी बड़ी कुल 200 मस्जिदें हैं। इन्हीं मस्जिदों के आसपास कब्जा गैंग भी एक्टिव है, जो सरकारी जमीनों और रास्तों पर अंधाधुंध कब्जा कर रहा है। अतिक्रमण के इस मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए इंसाफ वाला बुलडोजर जामा मस्जिद की गलियों में आदम का पीला पंजा ऊपरकोट जामा मस्जिद के पास चल रहा था, लेकिन उसकी गूंज अब्दुल करीम चौराहे तक सुनाई दे रही थी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि वहां मौजूद मस्जिद अवैध कब्जे की नींव पर खड़ी है। देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। बुलडोजर का पहला वार और अतिक्रमण का आधार ध्वस्त हो गया। बुलडोजर ने दूसरे वार में लोहे की शीट को उखाड़ा तो सरकारी नाली कब्जा गैंग से मुक्त हो गई। जैसे जैसे बुलडोजर आगे बढ़ा, अवैध कब्जाधारियों की सांसें बढ़ने लगी, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं बुलडोजर का मुंह उस ओर न मुड़ जाए जहां से इस अतिक्रमण की जड़ें जुड़ी हैं। यह है अलीगढ़ की ऊपरकोट जामा मस्जिद। मस्जिद में हर रोज नमाज के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। जुमे के दिन भीड़ दोगुनी हो जाती है। जहां भी भीड़ होती है, भाईजान वहां अपनी दुकान जरूर लगाते हैं। मुनाफे की लालच ने अवैध कब्जे के मंसूबे को बल दिया तो दुकानों ने अपनी हद पार करते हुए सरकारी सड़क, नाले, यहां तक कि गली के मोड़ पर भी कब्जा जमा लिया। कब्जा गैंग के होश ठिकाने लगाने नगर निगम ने इंसाफ वाले बुलडोजर को ग्राउंड पर उतारा तो अतिक्रमणकारी अपनी दुकान का सामान लेकर भागते नजर आए। जिन्होंने कार्रवाई के डर से दुकान बंद कर दी थी, उनके भी अतिक्रमण को पीले पंजे ने उखाड़ने में देर नहीं की। इस एक्शन के बाद उमरकोट मस्जिद के आसपास के दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई है। साथ ही नगर निगम अब ऊपरकोट जामा मस्जिद के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बना रहा है, जिन्हें इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा ताकि कब्जा गैंग पर कड़ी नजर रखी जा सके। हमारा ये मानना है कि कोई भी अधिकारी जो शासन के नियम है उनके ऊपर नहीं हो सकता, उनको बाईपास करके अपने नियम लागू नहीं कर सकता, अपने निर्णय लागू नहीं हो सकता। लेकिन यदि हिंदुओं को मजबूर किया जाएगा, उनकी प्रताड़ना की जाएगी, उनके साथ तोड़फोड़ की जाएगी और मुसलमानों को या मजहब को या किसी एक वर्ग विशेष को संरक्षण दिया जाएगा, तो इसे किसी भी सीमा तक हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे। दावा किया जा रहा है कि अलीगढ़ में जहां भी मस्जिद है वहां अवैध कब्जा जरूर मिल जाएगा। उमरकोट जामा मस्जिद के आसपास कब्जा गैंग एक्टिव था, लेकिन अलीगढ़ के अब्दुल करीम चौराहे की ये मस्जिद तो खुद ही सरकारी नाले पर कब्जा कर बनाई गई है। कल ही हमने देश हित में दिखाया था कि इस मस्जिद के 18 फीट नीचे सरकारी नाला है। मस्जिद ने अपना कद बढ़ाने के लिए अवैध कब्जे की हद पार कर दी है, जिसके चलते हिंदू संगठन, मस्जिद कमेटी और नगर निगम दोनों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। केवल वही मस्जिद अवैध नहीं है,
दिल्ली गेट चौराहे पर भी एक मस्जिद अवैध है, बीबी की सराय में भी एक मस्जिद अवैध है, कबर चौराहे पर, कबर कुत्ता पर जो मस्जिद है उसके नीचे का जो मार्केट है, क्या वो नाले के ऊपर बना हुआ नहीं है? वो दिखता नहीं है? वो निगम को क्यों नहीं दिखता और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम सीधी बात कर रहे हैं, आप शहर के विकास के लिए जो त्याग बलिदान हमसे चाहते हैं हम देने को तैयार है। हमारी दुकान तोड़िए, मकान तोड़िए, छज्जे तोड़िए, पॉलिथीन पर चालान करिए, लेकिन शहर को स्मार्ट सिटी बना दीजिए। 30 साल में तो बना नहीं, आगे 30 साल में बना दीजिए, हम आपके साथ हैं। नगर निगम के अधिकारियों पर तुष्टीकरण का आरोप लगा तो अलीगढ़ की गलियों में बुलडोजर गरजने लगा। अब तक की कार्रवाई में उमरकोट जामा मस्जिद तो सुरक्षित है, लेकिन दावा है कि अब्दुल करीम चौराहे की इस मस्जिद पर कभी भी इंसाफ वाला बुलडोजर धमक सकता है, जो मस्जिद के अवैध हिस्सों को जमींदोज करने के बाद ही वापस जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अवैध अतिक्रमण हो या अवैध काम करने वाले अपराधी, दोनों ही यूपी में नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें। बावजूद इसके जिन अपराधियों ने सीएम योगी के अल्टीमेटम को अनसुना किया, उनके कान में योगी फोर्स की गोलियां गूंज रही हैं। आलम यह है कि अपराधी अपराध करने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनका सामना सीधा यमदूत से हो जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने देर रात ऐसे ही चंडमुंड का पक्का इलाज किया है। अपराधी नाम सुनकर के भागता है, उसके मन में एक भय होता है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। योगी फोर्स का शिकंजा जब अपराधियों पर कसता है तो तस्वीरें ऐसी ही सामने आती हैं। गुनाह के रास्ते पर चलने की सजा मिली तो पांव लड़खड़ाने लगे, रहम की भीख मांगने के लिए हाथ अपने आप जुड़ गए। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए योगी फोर्स का ऑपरेशन चंडमुंड लगातार जारी है। योगी के सिंघम अपराधियों पर भारी हैं, शहर बदल रहे हैं, लेकिन एक्शन एक जैसा है। योगी फोर्स की गोली से घायल ये बदमाश मोनू पाल है। प्रयागराज पुलिस को इस हिस्ट्री शीटर की लंबे समय से तलाश थी। मोनू पर जिले के अलग अलग थानों में कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इस बदमाश के सिर पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। दरअसल योगी फोर्स रोजाना की तरह चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान हिस्ट्री शीटर मोनू पुलिस को देखकर भागने लगा। जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो इस बदमाश ने फायरिंग की हिमाकत कर दी। फिर क्या था, योगी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मोनू को उम्र भर के लिए लंगड़ा कर दिया। उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हुआ। उसके द्वारा एक दुकान में घुसकर 39 मोबाइलों की चोरी की गई थी, में वांछित पाया गया, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिस्ट्री शीटर मोनू अस्पताल में अपने करतूतों की सजा भुगत रहा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, 24 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। पूरब हो या पश्चिम, यूपी में अपराधियों का चुन चुन कर हिसाब कर रही है योगी की पुलिस। पैर में कानून की बुलेट, योगी फोर्स के कंधे का सहारा और जान बख्शने के लिए गिड़गिड़ाते हाथ। इस हिस्ट्री शीटर को जब यमराज सामने नजर आए तो सारी बदमाशी हवा हो गई। पकड़े गए इस हिस्ट्री शीटर का नाम फिरोज है और ये हापुड़ का कुख्यात गोकश है, यानी गोवंश की हत्या करने का आरोपी। फिरोज के खिलाफ धौलाना थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें पुलिस इसे लंबे वक्त से ढूंढ रही थी। फिरोज के ऊपर गोकशी के 2 मुकदमे थाना धौलाना पर है, जिसमें ये वांछित चल रहा था। अभियुक्त के पास से एक स्प्लेंडर बाइक, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन है। वो कई बार सार्वजनिक मंचों से अपराधियों को खुली चुनौती दे चुके हैं। हम तो पहले से कहते हैं कि भाई देखो, किसी गरीब और किसी समीप को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। अब भी जिस हिस्ट्री शीटर ने इस मैसेज को समझने में गलती की, उसका एक ही इलाज है, बुलेट। योगी फोर्स की बुलेट चलेगी तो बड़े बड़े अपराधी पैरों पर चलने लायक नहीं बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंदिर को चर्च बनाने की कोशिश की गई, मां काली को मदर मैरी बनाने की साजिश रची गई।
मुंबई में हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए मां काली के अपमान की साजिश रची गई। वहां मां काली को मदर मैरी की वेशभूषा में बदल दिया गया, जिसके बाद से हिंदुओं में गुस्सा है। जानते हैं इसके पीछे कौन है? वो पुजारी, और दावा है कि उसने ऐसा एक सपने की वजह से किया। पूरी रिपोर्ट देखिए। काली माता की मूर्ति का मदर मैरी जैसा श्रृंगार, हाथ में तलवार, त्रिशूल, कटा सिर और खोपड़ी का प्याला रखने वाली काली मां के अवतार के साथ छेड़छाड़ करने की हिमाकत की गई है। रौद्र रूप धारण करने वाली काली मां को मदर मैरी की तरह सजा दिया गया। सिर के पीछे क्रॉस का साइन और हाथ में यीशु। मुंबई के चैंबूर में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। शमशान में बनी मां काली को इस वेशभूषा में देखकर हिंदू भड़क गए। हम लोग यहाँ पे वाशी गांव शमशान भूमि में आए हुए हैं, जहाँ काली के मंदिर में मां काली को माउंट मैरी के रूप में बना के रखा गया है। ये क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण किए जाने का साजिश है। घटना 22 नवंबर शाम 8:45 की बताई जा रही है। जब लोग मां काली के दर्शन करने पहुंचे तो मां काली को मदर मैरी के लिबास में सजा देखकर दंग रह गई। इससे न केवल हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, बल्कि इससे तनाव भी बढ़ गया। यहाँ पर इस शमशान भूमि के अंदर एक काली माता मंदिर है और उस काली माता की मूर्ति के साथ जो है मदर मैरी की तरह जो है सजाया, और इतना ही नहीं बल्कि उनकी मूर्ति के ऊपर एक क्रॉस भी आपको दिखेगा तस्वीरों में, वो लगाया गया था। जिसके बाद यहाँ के हिंदुओं ने इसका विरोध किया। इसे लेकर पुलिस स्टेशन में जो है FIR की गई। मां काली के अवतार से छेड़छाड़ देख गुस्साए हिंदुओं ने वहां नारेबाजी की। इस तरह के कृत्यों पर विरोध जताया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया और पड़ताल के दौरान पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि मंदिर के पुजारी से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने बेहद ही चौंकाने वाला जवाब दिया। पुजारी ने दावा किया कि देवी काली स्वयं उसके सपने में आई थी और उसे मदर मैरी के रूप में उनका श्रृंगार करने का निर्देश दिया। इसलिए पुजारी ने देवी के आदेश पर सम्मान में प्रतिमा को नए स्वरूप में सजा दिया। सवाल ये है कि क्या पुजारी को कैसे पता चला कि मदर मैरी की सजावट ऐसे होती है? आसपास के लोगों का आरोप है कि पुजारी से ये काम किसी ने रुपए देकर करवाया है। वैसे सपने वाला मामला इससे पहले भी यूपी के मेरठ से सामने आया था, जहां एक हिंदू की बेकरी में काम करने वाले मुसलमान ने सपने के नाम पर अपने हिंदू मालिक की दुकान के आगे मजार बनवा दी। अब मुंबई में एक पुजारी के सपने में मां काली के आने का दावा, और उसने तो मां काली का ही क्रिश्चियन वाला धर्मांतरण कर दिया। क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं की आस्था से ऐसी घिनौनी साजिश की जा रही है? मुंबई के काली मंदिर मामले में पुलिस ने आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मंदिर के पुजारी ने कहीं किसी के बहकावे में तो आकर काली मां की मूर्ति को मदर मैरी की वेशभूषा पहना दी, या फिर किसी लालच में उसने ऐसा कदम उठाया। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के अंदर छिपे घुसपैठियों को बाहर निकालने का सबसे बड़ा और सख्त अभियान इस वक्त उत्तर भारत में चल रहा है। योगी फोर्स, धामी फोर्स और सैनी फोर्स की तिकड़ी कालनेमियों पर ट्रिपल अटैक कर रही है। बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हिंदू नाम, हिंदू भेष और नकली दस्तावेजों के साथ सालों से अलग अलग राज्यों में छिपे बैठे हैं, अब उनका डिटेंशन सेंटर जाने का वक्त आ गया। भारत की डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। उत्तर प्रदेश में इस तरह की विधर्मी साजिश कामयाब ना हो सके, इसलिए योगी फोर्स लगातार घुसपैठियों की तलाश में जुटी है।
यही वजह है कि योगी फोर्स हर जिले में संदिग्ध घुसपैठियों की तलाश कर रही है। कानपुर में भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग इलाकों की चेकिंग के दौरान पुलिस को करीब 1000 संदिग्ध लोगों की जानकारी मिली, जिनके दस्तावेजों की जांच के लिए अलग अलग राज्यों से संपर्क किया जा रहा है। बावजूद इसके करीब 100 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान अब तक साफ नहीं हो पाई है। लगभग 100 से अधिक लोग ऐसे थे जिनके बारे में आया कि वहाँ पर रहने उनका नहीं पाया गया। तो उसके लिए हम पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा टीमें गठित की गई और 4 टीमें गठित की और संबंधित जनपदों और स्टेट्स में, जैसे आसाम में बरपेटा है और झारखंड में पाकुड़ जिला है, यहाँ के ज़्यादा लोग रहते हैं। तो और इसके अलावा और भी कई जिले हैं जहाँ पर हम लोगों ने टीम स्पेशल फिजिकल प्रिपरेशन के लिए भेजी हुई है। घुसपैठिए काल नेमी की तरह अपनी पहचान बदलकर देश के कोने कोने में फैल गए हैं। अब उनकी तलाश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के कई जिलों में की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के तार हरियाणा के नूह से जुड़े तो नायब फोर्स रोहिंग्या बस्ती पहुंच गई। एक एक घर की तलाशी ली, यहाँ मौजूद हर रोहिंग्या मुसलमान के पहचान पत्र की जांच की। नाम निकालो। क्या नाम है तेरा? तेरा नाम? एक है, 2 है। इस्माइल, ठीक है। नूह मेवात का वो इलाका है जो लंबे वक्त से दंगे और गैर कानूनी गतिविधियों का केंद्र रहा है। इसीलिए अब सैनी सरकार नूह से घुसपैठियों को तलाशने और उन्हें खदेड़ने के मिशन में जुट गई है। जो बस्ती आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती है। यहाँ पर सर्च अभियान चलाया गया है जिसमें जो यहाँ पर परिवार रह रहे हैं उनके संख्या के बारे में पूछा जा रहा है और हर उस व्यक्ति की पूरी जानकारी ली जा रही है जो यहाँ पर रह रहे हैं। उत्तराखंड में भी घुसपैठियों की तलाश तेज है और यहाँ धामी फोर्स के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। तस्वीरों में नजर आ रही ये दोनों महिलाएं बांग्लादेशी कालनेमी हैं जो देवभूमि में हिंदू वेश धारण कर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही थी। ये दोनों घुसपैठिया महिलाएं हिंदू महिलाओं की तरह ही सिंदूर लगाती थीं। हिंदू नाम भी रखा हुआ था, लेकिन इनकी सच्चाई तब सामने आई जब धामी फोर्स ने इनके दस्तावेजों की जांच की। अभी तो ये सिर्फ ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत है। ऐसे न जाने कितने ही घुसपैठियों का पकड़ा जाना अभी बाकी है और यूपी में तो ऐसे लोगों के लिए योगी डिटेंशन सेंटर तक बनवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धोखा, चीटिंग पाकिस्तान की फितरत बन चुका है। वो मुल्क जिसे वो अपना हमसाया कहता रहा, उसी मुल्क की पीठ में लगातार छुरा भोंक रहा है। ये मुल्क है अफगानिस्तान, जिस पर एक बार फिर मुनीर की बुज़दिल फौज ने बम बरसाए हैं। अफगानिस्तान को बातचीत का झांसा देकर पाकिस्तान ने उसके कई इलाकों को रात के अंधेरे में निशाना बनाया है, जिससे भड़के अफगानिस्तान ने अब खौफनाक बदले की कसम खा ली। मुनीर ने दिया धोखा, अब इलाज होगा। पाक का हमला, तालिबान लेगा बदला। जी हां, पाकिस्तान ने शांति का झांसा देकर अफगानिस्तान के साथ एक बार फिर धोखा किया। मुनीर की फौज ने रात के सन्नाटे में अफगानिस्तान के कई इलाकों में बमबारी की। पाकिस्तानी सेना ने खोस्त के गुरबुज जिले के मुगलई इलाके में बमबारी की, जिसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। कुनार और पख्तिका में भी पाक फौज ने हवाई हमले किए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की बमबारी में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुनीर की फौज ने अफगानिस्तान पर बम वर्षा तो कर दी, लेकिन अब तालिबान ने उसे इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। तालिबान ने बदला लेने की कसम खाई और कहा है कि इस हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी होगी। तालिबान की धमकी से पाकिस्तान में खौफ का आलम है। पाकिस्तान ने पहले भी रात के अंधेरे में ऐसे हमले किए हैं। इस दौरान भी कई अफगानी बच्चे मारे गए थे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच शांति बहाली की 3 कोशिशें फेल हो चुकी हैं। कतर में 1 और 2 बार तुर्की में वार्ता हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के रवैये के चलते बात नहीं बनी। पाकिस्तान ने यह हमला पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर हुए आत्मघाती हमले के बाद किया है, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी। पाकिस्तान का दावा है कि उसने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया है, जबकि तस्वीरें बता रही हैं कि हकीकत उसके दावों के उलट है। ऐसे में अब अफगानिस्तान की धमकी के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एक तरफ अफगानिस्तान है जो भारत के साथ मिलकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी सरगना को अपने देश में हाईटेक टेरर सेंटर खोलने के लिए जगह दे रहा है। जी हां, कहने को तो यहां युवाओं को आईटी सेक्टर से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन असल में यहां आतंकवादी नेटवर्किंग की तैयारी है, जिसका जवाब देने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। लाइन से रखे कई कंप्यूटर, आम दफ्तर जैसा दिखने वाला दहशतगर्दी फैलाने वाला सेंटर, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का दहशतगर्दी फैलाने का नया ठिकाना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का स्कूल चलाने वाला लश्कर अब आईटी का कोचिंग सेंटर खोल रहा है। हाल ही में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने जमात उल मोमिनत नाम की महिला ब्रिगेड बनाई थी, जहां टेरर फैलाने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। महिलाओं के लिए ऑनलाइन फिदाइन कोर्स चलाया जाता है। अब हाफिज सईद ने भी उसी पैटर्न पर नया हथकंडा अपनाया है। पाकिस्तान में आईटी सेंटर की ओपनिंग और उसमें साक्षर नौजवानों की भर्ती, उनमें अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास है। यानी पाकिस्तान में पाले पोसे गए ये आतंकी संगठन अब भारत के खिलाफ ऑनलाइन साजिश रचने में जुटे हैं, लेकिन शायद ये आतंकी ऑपरेशन सिंदूर की ताकत को भूल गए हैं। अब इनका एक नापाक कदम और अगली ब्रह्मोस हाफिज मसूद के सेंटर पर दागी जाएगी। साफ है, इन ऑनलाइन कोर्सों और आईटी सेंटर का उद्देश्य महिलाओं और युवाओं का ब्रेन वॉश करना है, उन्हें आतंकवादी गतिविधियों, विशेष रूप से आत्मघाती हमलों के लिए तैयार करना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें पाकिस्तान के इस्लामाबाद से आई हैं, जहां पाकिस्तानी फौज की मिलीभगत के साथ अब पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने दहशत का कोचिंग सेंटर खोल दिया है। तो देखा आपने पाकिस्तान किस तरीके से एक बार फिर न केवल अपने पड़ोसी यानी हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है, पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है, बल्कि वो खुद अपनी आंखों में भी धूल झोंक रहा है। किसे बेवकूफ बना रहा है पाकिस्तान आईटी के नाम पर। पिछले दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, बंगाल बॉर्डर से घुसपैठिए वापस भाग रहे हैं। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी उन घुसपैठियों को रोकने की कोशिश में है? बंगाल में आज ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली की और पदयात्रा निकाली। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक को धमकी दे डाली। दीदी धमकी दे रही हैं तो भला उनके मंत्री कैसे पीछे रहते? वो तो ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिमों का नाम कटा तो ये आग से खिलवाड़ के जैसा होगा। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। सही नाम होना चाहिए, नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पदयात्रा निकाली, लोगों के बीच गई और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता भी थे। लेकिन ममता बनर्जी उसी नॉर्थ 24 परगना जिले के हकीमपुर बॉर्डर नहीं जा पाई, जहां सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस जाने के लिए बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इन घुसपैठियों के पास कागज नहीं है, इसीलिए बोरिया बिस्तर समेटकर लौट रहे हैं। घुसपैठियों को सामान पैक करने के लिए मजबूर किया है एसआईआर ने, और ममता बनर्जी उसी एसआईआर के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ममता बनर्जी तो अब खुलेआम चुनौती देने पर आ गई हैं। বাংলা তোমার চাই তার কারণ বাংলা ভাষায় কথা বললেই আপনি বাংলাদেশী। অবশ্য বাংলাদেশকে আমি খুব ভালোবাসি দেশ হিসেবে, কারণ কাল আমাদের ভাষা এক। কাজেই যারা ছোটবেলায় বাংলাদেশি ভাষায় কথা বলে অভ্যস্ত, আজকে হঠাৎ করে সে ভাষাটা চেঞ্জ করবে কি করে? আমি বীরভূমে জন্মগ্রহণ করেছি, তাহলে আমাকেও কবে বাংলাদেশি বলে দিত। ममता बनर्जी का ये मैसेज दरअसल चुनाव आयोग को कम उन लोगों को है जो बंगाल बॉर्डर से वापस बांग्लादेश जाने वाले हैं। दीदी ने मंच से कहा कि उन्होंने अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। उन्होंने तो पूरे भारत को हिला देने तक की धमकी दे दी है। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। जब ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं,
तो भला उनके मंत्री कैसे पीछे रह सकते हैं। सिद्दी कुल्ला चौधरी ने साफ कह दिया है कि अगर किसी भी मुस्लिम का नाम कटा तो आग से खिलवाड़ करना होगा। सही नाम होना चाहिए, नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं। ममता बनर्जी तो बांग्लादेश बॉर्डर की स्थिति नहीं देखना चाहती, लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बॉर्डर के हालात जानने के लिए बांग्लादेश सीमा पर जरूर पहुंच गए हैं। धमकियों के बीच ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से SIR के मुद्दे पर मुलाकात करने का वक्त मांगा था। चुनाव आयोग ने 28 नवंबर सुबह 11 बजे ममता बनर्जी की पार्टी TMC और कांग्रेस पार्टी को बात करने के लिए बुलाया है। एक तरफ ममता बनर्जी ने प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर कोलकाता में BLO अधिकार रक्षा समिति ने BLO पर काम के अधिक बोझ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साफ है कि SIR के मुद्दे पर बंगाल में भारी बवाल मचा है। सड़क से लेकर बॉर्डर तक इसका असर दिख रहा है। अभी तो सिर्फ धमकियों का दौर है। आशंका है कि ये धमकियां हिंसा उकसाने का जरिया न बन जाए। देखिए, एक तरफ घुसपैठिए हैं तो दूसरी तरफ आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन लगातार जारी है। इस ऑपरेशन के तहत ब्रेन वॉश के जरिए आतंकियों की फौज पर लगाम लगाने के लिए जेलों में बंद दहशतगर्दों और उनके मददगारों की बैरक को बाकी कैदियों से अलग किया गया। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए कटरा समेत जम्मू के धार्मिक और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर में जैश के हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। अंदेशा है कि घाटी में आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। कोई बड़ा फिदायीन हमला कर सकते हैं, जिसे देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही टेरर नेटवर्क को तोड़ने की कवायद भी तेज हो गई। टेरर नेटवर्क पर प्रहार के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर की जेलों में छापेमारी का अभियान चलाया था और अब जेलों से तैयार हो रहे आतंकी फौज को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। जम्मू और श्रीनगर की जेलों में अब आतंकियों की बैरक को अलग कर दिया गया। जेल में बंद आतंकियों के मददगारों को भी अब अलग बैरक में रखा जाएगा। ये आतंकी अब सामान्य कैदियों के साथ नहीं रह सकेंगे। इससे ब्रेन वॉश के जरिए हो रही आतंकियों की नई भर्ती पर रोक लगेगी। जेल से जो नेटवर्क चल रहा है उसे भी तोड़ने में मदद मिलेगी। ये कार्रवाई खुफिया इनपुट के आधार पर की गई है, जिसमें इस बात की सूचना थी कि आतंकी और उनके मददगार जेल में बंद दूसरे कैदियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाने में जुटे हैं। जेलों में बंद आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा फैसला लिया है। जितनी भी जेलें जम्मू कश्मीर की हैं उसमें बंद आतंकवादी और ओवरग्राउंड वर्कर्स को अब अलग अलग रखा जाएगा। इसके अलावा ये भी फैसला लिया गया है कि जो दूसरे अपराधी हैं उनको भी यहाँ पर अलग रखा जाएगा। इसका मकसद यही है कि लगातार आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो दूसरे अपराधियों को रेडिकलाइज कर आतंकवाद में शामिल होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसको यहाँ पर रोका जा सके। आतंकी खतरे को देखते हुए वैष्णो देवी में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कटरा में पुलिस ने बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्किंग एरिया और यात्रा पथों पर सुरक्षा बढ़ा दी। साथ ही आने जाने वाले लोगों की तलाशी भी ली गई। यात्रियों की पहचान के साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के साथ जांच की गई। जम्मू से जी मीडिया के लिए रजत बोहरा की रिपोर्ट।